हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लेट एजुकेशन में। तो जैसे कि आपको पता है, हम बहुपद पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बहुपद में क्या था, हम पहला प्रश्नावली पढ़ लिए थे और पहले प्रश्नावली में उसका हमने बेसिक भी जान लिया था। सब कुछ जितना बेसिक चीज़ें था सब कुछ हम जान लेते, ठीक है। सब बेसिक जानने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड हमने सीखा था ना, तो उसी गुणनखंड का हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जितना बेसिक था पार्ट 2 का और पार्ट 4 का, उन दोनों का बेसिक जो है पहले पार्ट 2 के बेसिक वाले वीडियो में कवर हो चुका है। मतलब कि अगर आप ये प्रश्नावली अच्छे से कर ले रहे हैं तो अध्याय जो 4 है उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस अध्याय में हम समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सीख लेंगे, ठीक है। पता तो हमको है ही पिछले वीडियो के हिसाब से, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पूर्णवर्ग विधि देखेंगे, उसके बाद फिर द्विघाती सूत्र या द्विघाती समीकरण या श्रीधराचार्य, ठीक है, तीनों का नाम एक ही, हम उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ओवरऑल यही करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इतना इसमें कर लोगे तो जो अगला जो आने वाला चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है, चैप्टर 4। और चैप्टर जो 4 है उसमें क्या है कि भाई साहब देखो, इसमें तो बना बनाया समीकरण था, बना बनाया समीकरण है भाई कि भाई 2x² + 3x + 2 = 0 है, इसका आप मूल्य निकालो, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया, इसमें बना बनाया समीकरण दिया था, ठीक है। अच्छा, अब जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है ना, जो चैप्टर 4 है, उसमें क्या होगा कि हिंदी में दिया रहेगा, मतलब कि कुछ हिंदी कथन दिया रहेगा। मतलब कि देखो ऐसे दिया रहेगा कि एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से उसकी चौड़ाई के दुगुने से 3 अधिक है और उनका क्षेत्रफल 85 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ करके मान लो एग्जाम्पल हमने दे दिया। बोलेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। अब ये तो हिंदी दिया था, अब हम हिंदी से इसको हम सबसे पहले गणितीय रूप में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे वो हम आपको उसमें अच्छे से बताएंगे, क्रम से, बस आप बने रहो, ठीक है। अच्छा, मतलब कि ये बार हमने सीखा कि गुणनखंड करना, इसमें हमने सीख लिया। अब गुणनखंड से फिर समीकरण बनाया था, उसका हमने गुणनखंड इसमें सीख लिया। उसमें हम गुणनखंड भी करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और एडवांस में सीखेंगे कि हम अगर हिंदी में दिया है तो उसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखें, ठीक है। अच्छा, तो सब कुछ पता होगा इसमें क्या करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हम क्या करने वाले थे, ठीक है। तो सारा सीक्वेंस हमको पता है कि भाई साहब हम इसमें हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले हम थोड़ा बहुत गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड करना अगर हमको आ गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनखंड देखो सबसे पहले क्या होता है, बस छोटा सा नॉलेज समझ दो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने की हमारे पास 2 विधियां हैं, नॉर्मली 3 विधियां हैं, ठीक है। और गुणनखंड करने की, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने की जितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। और ये तीनों विधियां हम आपको बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है सर। तो आपको तीनों विधियां बताया जा चुका है, उस पर आपको एक एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करें, समीकरण को हल करें, ठीक है सर। तो हम और देखो, अब जैसे अगर मैं इसको, जैसे अगर हम देखो इसमें क्या करना है कि द्विघात समीकरण के बहुपदों का शून्य ज्ञात करें और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो इसमें हमें भाई शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होता है, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को हल करो। जब इसको हल करोगे, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करने पर कितना कितना हल आएगा, 2 हल आएगा। अच्छा, तो जो 2 हल आएगा उसमें से पहला हल जो होगा वो हमारा पहला शून्य और दूसरा हल जो है वह दूसरा शून्य, ठीक है। अच्छा, इसी को हम पहले हल को हम अल्फा नाम देते हैं और दूसरे हल को या पहले मूल को या दूसरे मूल को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा नाम हम दे देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो अल्फा और बीटा में कुछ संबंध भी होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन सर आप ये सब क्या बता रहे हो, अल्फा बीटा क्या क्या क्या, मतलब कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादातर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो अल्फा बीटा जो नाम है वो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का हमने नाम दे दिया कि भाई अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे, जितना जितना मैक्सिमम घात होगा उसका उतना ही मूल होगा। जैसे अगर रैखिक बहुपद है तो उसका 1 मूल होगा, द्विघात बहुपद है तो उसका 2 मूल होगा, अगर तुम्हारा त्रिघात बहुपद है तो उसका क्या होगा, 3 मूल होगा, ठीक है सर। और बहुपद को, जैसे रैखिक बहुपद को हल करना हमने सीख लिया था कि भाई उसको 0 के बराबर कर दो, हमारा हल आ जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है सर। अच्छा, जब गुणनखंड, अब देखो, अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। उन 3 विधियों में पहला विधि था हमारा गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, उसका गुणनखंड करना। फिर दूसरा था श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती समीकरण द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा विधि था पूर्ण विधि था। पूर्ण विधि जो था वह सबसे बड़ा ट्रिक था, एक तरह से मान लो ट्रिक। जैसे देखो हमारे पास समस्या आती है, देखो अब अभी हम कहें कि अगर इसका गुणनखंड करना है तो इसको गुणनखंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या करता है कि भाई साहब इसका ax² को गुणांक और c ax² प्लस bx प्लस c, जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या द्विघात समीकरण का है, एक बेसिक रूप है, ठीक है। अच्छा, बेसिक रूप है।
अब इस हिसाब से अब अगर हमें इसका गुणनखंड करना है किस किस विधि से, द्विघाती हमको इसका गुणनखंड करना है गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इस एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो सी है इन दोनों का सबसे पहले हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा कर दिया तो कितना आया 8, ठीक है, साइन को छोड़ दो 8 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। हाँ, 8 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या आ जाए -2 आ जाए, ठीक है जी। तो देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो -4 + 2 लिख सकते हैं। अब देखो -4 का हम गुणा कर देंगे, देखो इसका गुणनखंड आया -8, ठीक है। तो आप चाहो तो चिन्ह ले भी सकते हो, न लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो मान लें कि हमने इसको और इसका चिन्ह सहित ले लिया, तो यहाँ पर उत्तर है -8, ठीक है। अब देखो इसका गुणा करने पर इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर तो भाई ये तो है ही, मतलब इसी का गुणनखंड कर रहे हैं तो ये तो टूट ही रहा है, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम इसको -4 और 2 में हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो -4 × 2 अगर गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। अच्छा अगर इनको जोड़ेंगे तो देखो -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, चूंकि देखो अब अच्छा अगर किसी को अगर असमान चिन्ह वाले में भी किसी को डाउट होता है तो एकदम छोटा सा नियम है, और वो ये है कि देखो कहीं भी अगर असमान चिन्ह जुड़ रहे हों या घट रहे हों, सबसे पहले क्या करना है, अगर कहीं भी असमान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, वहां हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर कहीं भी असमान चिन्ह हो प्लस या माइनस में तो वहां क्या करते हैं, घटाते हैं। अच्छा घटाने के बाद चिन्ह किसका लगेगा, जो राशि बड़ी होगी, जैसे यहाँ पर माइनस वाला देखो बड़ा है, तो देखो असमान चिन्ह है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे, तो घटा के आ गया 2। अब 2 में चिन्ह कौन सा लगेगा, 4 वाला, देखो माइनस वाला चिन्ह जो बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर +4 होता, -2 होता, तो हम सबसे पहले असमान चिन्ह होता था घटाते, और घटाने के बाद जो चिन्ह लगता प्लस वाला वहां पर रहता, तो वहां पर हम प्लस लिख देते, ठीक है। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। अच्छा मतलब हमको चिन्ह भी लेना आ गया, ठीक है। अच्छा अगर अब इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो इसका मान तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x, कोई दिक्कत नहीं। और या -8 का -8 हमने ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस यही तोड़ना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप ये संख्या सीख लिए, लेकिन सर एक बात बताओ, आप ये संख्या मैं कैसे सीख पाऊंगा कि ये हमारे दिमाग में कैसे है, भाई देखो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतने बार प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम सवालों को आप लगाओ, तो उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे अप्रोच बढ़ेगा और धीरे धीरे आप कर पाओगे, ठीक है सर। अच्छा मान लो मैं किसी तरीके से सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो इसका कोई उपाय है कि मतलब मुझे संख्या न तोड़ना पड़े। हाँ आपको यह संख्या न सोचनी पड़े, इसका भी एक उपाय है पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम जस्ट आगे बताएंगे, लेकिन इसका तोड़ हमारे पास है, तोड़ है, तो इसका मतलब यह कभी नहीं है कि आप यह विधि न सीखो, आप इसे सीखने का पूरा प्रयास करो। आप इस सवाल को जैसे आप मतलब इसको तो आप आसानी से इस विधि से भी हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिरदाराचार्य तीसरा वाली उससे कर लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है कि भाई साहब ये हो कैसे रहे, हमें प्रोसेस सीखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, चलो हम वो सीख लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, देखो अब हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अच्छा अब देखो क्या करना है, अब देखो एक्स स्क्वायर में से हम क्या करें, एक्स कॉमन लें। अगर हम यहाँ एक्स कॉमन लिए, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या लिखा है, एक्स गुणे एक्स। अच्छा एक्स गुणे एक्स में अगर एक्स यहाँ गया तो अंदर क्या बचा, मतलब यहाँ पे एक अकेला क्या बचा, यहाँ पर हमारा केवल बचा एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे केवल एक्स बचा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखो हम इन दोनों में से एक्स कॉमन लिए, देखो इसमें भी इसमें इसका जोड़ा और इसका जोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। इन दोनों में से देखो एक्स कॉमन लो, तो देखो एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा एक्स। अच्छा यहाँ से एक्स गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब इन दोनों का मामला खत्म, इन दोनों के स्थान पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अगर अब इसे खोलना हो तो इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा करते तो खोल दोगे, देखो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो पहला सवाल है इसलिए मैं बस थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी तो धीरे आता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, अब इसमें देखो क्या कॉमन लिख सकते हो, इसमें देखो एक्स तो हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि देखो इसमें एक्स है ही नहीं, इसमें देखो इसमें भी 2 है, इसमें 8 है, मतलब कि इसमें देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें से भी 2 निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो देखो हम क्या करें, यहाँ पे 8 है ना, तो इसका मतलब है 4 × 2, 4 × 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा देखो हमें 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, एक्स केवल बचेगा, फिर माइनस चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 × 8, जैसे में से 4 × 2, यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ पर तो अंदर क्या बचा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अगर अब डाउट हो तो इसको खोल लो, यही वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके स्थान पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो बीच में प्लस चिन्ह है, तो एक पद यह बना, एक पद यह बना। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिला है, देखो इन पदों में हमारा x -4 इसमें भी है और x -4 इसमें भी है, तो हम क्या करें कि x -4 हम कॉमन ले लेते, तो देखो x -4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर x -4 हमने कॉमन ले लिया, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, आपको समझेगा, लेकिन चलो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने x -4 कॉमन ले लिया तो देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, x + 2 यहाँ से, और हमारा देखो एक यह बन गया, एक ये बन गया, और ये हमारा क्या है, इसका हमारा क्या होगा, ये गुणनखंड होगा, कोई दिक्कत नहीं सर।
अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का समझ में, हल्का फुल्का कम समझ में, तो आप इस पे एक बार और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसका हल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, तो इस जो गुणनखंड है इसको हम क्या करें, देखो ऐसे क्या था, अभी द्विघात बहुपद था, देखो ये क्या था, बहुपद था, द्विघात बहुपद था। अब द्विघात बहुपद से अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब 0 के बराबर करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, समीकरण, क्योंकि देखो इसका एक पक्ष इधर हो गया, एक पक्ष इधर हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा, इन दोनों का मान देखो, इस यह गुणे यह बराबर 0 कब होगा, या तो यह 0 हो या तो यह 0। जैसे अगर मैं कहूँ 5 गुणे 2 बराबर 0, ये कब हो सकता है, या तो दो का मान 0 हो या तो 5 का मान 0 हो। इनमें से अगर किसी एक का भी मान 0 होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है क्या, x + 2 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0। तो और देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, x बराबर -2 या x बराबर -4, मतलब इसके जो हल होंगे क्या, x बराबर -2 x बराबर -4 होंगे, ठीक है। और इसी को हम आगे चल के अल्फा नाम देते हैं और इसी को नाम चलते हैं बीटा नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और देखो यही हमारा संबंध आगे चल के बनता है कि भाई मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये सब आपको अध्याय 4 में पढ़ना है, ठीक है। द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है वो सब अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैं इसमें बस थोड़ा सा आपका बेस बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है। अच्छा, ये पहला विधि समझ में आया, गुणनखंड विधि वाला। अब इसे ही हम आगे सभी सवालों करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखो इसी सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। अच्छा, तो पूर्ण वर्ग विधि में आ जाते तुरंत देख लेते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या है कि हम पूर्ण वर्ग विधि में अगर इसी सवाल को सबसे पहले हम इसे छाप लिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम अगर आप नहीं देखें इसका ट्रिक या कैसे मैंने बताया था, इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप जाके बेसिक वाला वीडियो देखो, उसमें सब कुछ अच्छे से बता रखा है। अच्छा, फिर भी अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अब मैं मान के चला हूँ कि आप वहाँ पे सीख लिया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर कहानी स्टार्ट करता हूँ। देखो कहानी का मतलब यह है कि देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर को क्या करना पड़ता है, अकेला रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हमने x स्क्वायर को क्या किया, अकेला रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर x स्क्वायर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो x का गुणांक मतलब b बराबर क्या है, b बराबर 2 है। यहाँ पर चिन्ह को छोड़ देते, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर b/2। अब सर अभी आपको लगेगा सर ये सब पता नहीं क्या बता रहा हूँ, ये सब पता नहीं, कि नहीं, ये सब मैं लॉजिक की चीजें बता रहा हूँ, ये सब मैं पहले बता चुका, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाकर बेसिक वाला वीडियो देखो तो सही, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छे से समझा रखा। यहाँ पर b/2 का मान करें तो b बराबर 2 है, तो b/2 का मान 2/2 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमारा क्या काम था, देखो हमें कोष्टक लेना था, x इसके आगे जो चिन्ह था यहाँ पर रख दिया, फिर जो b/2 है वो रख दिया, b/2 1 यहाँ पर 1 रख दिया, फिर कोष्टक बंद करके स्क्वायर लग दिया, फिर माइनस के साथ यहाँ पे जो लिखा b/2 को होल स्क्वायर कर दिया, -8 को 8 ऐसे उतार दिया। यही हमारा 2 स्टेप रहता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी 2 स्टेप से हमको करना था। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले अगर आपको सीखना है वास्तव में, तो आप सबसे पहले बेसिक वाला वीडियो देखो। अब जो तुम्हारा सवाल था जो इतना बड़ा था ना, ये अब खत्म हो गया, केवल बस एक ही लाइन में। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमारे ये स्क्वायर तो बने गया है, अब हमको इसको भी स्क्वायर बनाना है। देखो अगर मैं इसको किसी तरह से स्क्वायर बना दिया तो देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर कर दिया। अच्छा, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता क्या है, अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो सीधे देख लो। a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a + b कोष्ट में a - b। मतलब कि देखो ये जो समीकरण था इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है सर। और देखो इसमें भी तो हमने क्या किया था, यह बराबर यह, हमारा यह आ गया था, तो भाई यहीं से हमारा हल निकल गया था। मतलब कि हमको इसको इस रूप ही में तो बनाना है। देखो हमारा कैसे बन गया, यहाँ पर पहला स्क्वायर तो हमने बना लिया, अब हम इसको दूसरा वाला स्क्वायर बना ले तो हमारा काम क्या हो जाएगा, a + b - b हम खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, उस हिसाब से अगर हम देखो ये हमारा पहला स्क्वायर है। अच्छा देखो 1 स्क्वायर तो होगा 1, यानी -1 - 8, टोटल कितना होगा -1। अच्छा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब या a स्क्वायर या -b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b a - b। a बराबर क्या है, इतना है, तो a प्लस यहाँ पर 3 था b, फिर a, यह a है माइनस b, a + b - b हमने खोल दिया। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे देखो क्या है, x + 2 आया, x - 4 है बराबर 0। इसके बाद का आगे करने देखो हमारा ये चीज आ गई, यही था, आ गया फिर से, कोई दिक्कत क्या, इसमें हमें यह संख्या निकाल कर तोड़ना पड़ा, नहीं तोड़ना पड़ा। मतलब कि यह वाला विधि जो है इससे थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज, अब हम सर इसका प्रोसेस भी समझा, सबको समझ में, लेकिन देखो मैं कह रहा हूँ बार बार इसको सीखने का प्रयास करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर इसी सवाल को हम तीसरे विधि से करें तो क्या होगा, अगर देखो हम श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती समीकरण, अगर हम इससे इसको हल करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा यह बेसिक समीकरण है तो इसमें a b c क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 8 है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसका मान क्या होता है, b स्क्वायर - 4c। सर आपको याद कैसे है, इसको मैंने याद किया क्योंकि देखो एक सिंपल सा सूत्र है, x बराबर -b + √b स्क्वायर - 4ac अपन 2a, x बराबर -b + √b स्क्वायर - 4ac अपन 4ac अपन 2a। यही आपको याद ही करना है, इसमें कोई आपको, आप इसमें कोई दो टूक है नहीं, आपको याद ही करना है, इसमें कोई सोचना ही नहीं, ठीक है। अच्छा,
सीख लिया सर, ये याद भी हो गया, ठीक है। अच्छा सर, एक बार इसको जब याद कर लोगे ना, देखो ये आप कभी मत सोचना कि आप केवल चैप्टर 2 पढ़ो, आप चैप्टर 4 खत्म कर रहे हो, आपको पता नहीं चला। जब आप चैप्टर 4 पे चलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ तो हमने चैप्टर 2 ही में सीख लिया, तो 4 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बस उसमें केवल हल ही करना है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट देखो एक ही जगह था, तो मैंने एक ही जगह बता रखा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर निकाला, ठीक है, विभक्त कर। अच्छा, हमने निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जहां जहां मान था हमने रख दिया, हमारा क्या है 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारा x का मान x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो अच्छा, x बराबर माइनस बी के बराबर है, b बराबर माइनस 2 है, तो माइनस का माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 36 है, अपन 2 गुणे a का मान कितना है 1, रख दिया सब कुछ एकदम वैसे प्रॉपर। देखो क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है, क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस लिख दिया, प्लस माइनस 6/2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो देखो हमने क्या, एक बार हमने प्लस ले लिया, तो देखो 2 + 6/2 हल करने पर 4 आया, मतलब x का पहला मान, मतलब पहला उत्तर 4 आएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पर माइनस लें तो 2 - 6/2 मतलब कि 4 - 4/2 मतलब 2, टोटल -2, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। मतलब हमारा पहला मान है 4, दूसरा है -2, और यही तो हमारा इधर आया था 4 और -2, मतलब एक ही सवाल को हमने एकदम अच्छे से डिटेलिंग में पूर्ण वर्ग मतलब कि गुणनखंड विधि से किया, पूर्ण वर्ग विधि से किया, सब कुछ अच्छे से समझाया। उसके बाद श्रीधराचार्य या द्विघाती समीकरण से कराया, सब कुछ, मतलब एक द्विघाती समीकरण कितने विधि से हल हो सकता है, जितना उसका लॉजिक था सब कुछ हमने बता रखा है। अब इसी तरीके से आपको बार बार देख के आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो बार बार अब इसको देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा आगे चल रहे, देखो अब देखो पहला मूल हमारा आया था -2, दूसरा मूल आया था 4, मतलब इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा मान करें, जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर हम लें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमको जोड़ दें तो क्या आएगा 2 आया। अच्छा, 2 आया ना, लेकिन 2 देखो किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, ठीक है। देखो इसको अल्फा प्लस बीटा हमने हल निकाला तो -2 आया, ठीक है। अगर हम इस समीकरण में -b/a निकाले तो भी इसका मान कितना आएगा तो भी इसका मान क्या आएगा 2 ही आएगा। इसका मतलब -b/a करें तो भी इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि मूलों का योग, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को बिना हल किए हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि उसके मूलों का योग जो होगा, हलों का योग जो होगा -b/a होगा। और a b c हमको देखो पता है, यहाँ से a b c हमको पता है। मतलब अगर मैं इस समीकरण को देखूं और हमको हल और कुछ नहीं करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम करो, बताओ इसके मूलों का योग क्या होगा, तो आप बता दो तुरंत -b/a। अच्छा, और इसको मूलों का गुणनफल क्या होगा c/a, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो मैंने क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, मैं इसको हमने गुणा किया तो किसके बराबर है c/a है, ठीक है। c बराबर -8 था, a बराबर 1 था, ठीक है, c/a है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, लेकिन इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम पहले बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, और दूसरा चीज आने वाला जो हमारा चैप्टर 4 आएगा उसमें बताएंगे, ये आपका रहा, ठीक है। तो बस इसमें हल्का फुल्का हमने मूलों के बारे में बताने का प्रयास किया, तो इसमें हम सीख रहे थे क्या, गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार देखो दूसरा अगर क्वेश्चन उठाएं, तो देखो इसमें क्या था कि देखो 4s स्क्वायर प्लस -4s + 1, 4s स्क्वायर -4s + 1, ये जो s है ना, इसको ध्यान 5 मत समझ, इसको ऐसे समझ, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है सर। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि a और c, मतलब इसका और इसका गुणा करो, कितना है 4 × 1 कितना है 4 आया, ठीक है। अब हमें 4 को इस प्रकार तोड़ना है, बात शब्दों को ध्यान दो, हमें 4 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका मान जो है कितना है, हल करने पर -4 है, ठीक है सर। मतलब जोड़ने या घटाने पर -4 है। अच्छा, गुणा करने पर 4 है, +4 है, और जोड़ने या घटाने पर -4 है, ठीक है सर। लेकिन अभी इतना कठिन होगा कैसे, देखो सिंपल सी बात है। अगर देखो अब बस सोचने की बात है, अगर मैं इसको -2 और -2 में तोड़ दूं तो -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -2 × -2 +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो इसको हमने किया -4 को हमने क्या किया, -2 और -2 में हमने क्या किया, तोड़ दिया, बाकी यह पहले से था, हमने इसको ऐसे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, ये रहा हमारा अब तक का। अब देखो फिर हम क्या करें, देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2s है, इसमें से क्या 2s मिल जाएगा, हाँ जितना कॉमन, देखो 2 पद को लेते हैं, इधर 1 पद, इधर 2 पद लो और इधर 2 पद लो, इन 2 पदों में जितना मैक्सिमम चीज कॉमन मिल सकता है उसके ले लो। देखो इसमें से भी 2s मिल जाएगा, इसमें से भी 2s मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें 2s कॉमन ले ले, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 2s स्क्वायर का मतलब है 2s × s, 2s × s। यहाँ से मतलब अगर हम 2s बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 2s बचेगा, भाई यहाँ पे 4s है ना, तो 2x देखो यहाँ से हमने 2s कॉमन ले लिया। अगर आपको डाउट है तो इसका आप इसमें गुणा करो तो यही आएगा, 2s × 2s कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब कि हमने सही किया। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया तो हमारे यहाँ पर हमारा केवल बच गया 2s बचा, तो उस 2s को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो
माइनस चिन्ह को ऐसे उतार दिया। फिर यहाँ से अगर हमने 2s कॉमन लिया तो ये 2s बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1, तो हमने 1 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों पदों के स्थान पे हमने ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका मामला खत्म। अब बचा केवल ये। अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें हम क्या कॉमन लें कि इधर भी 2s माइनस 1 बने। देखो अब इसमें हम क्या करें कि देखो इधर 2s माइनस 1 बने, इधर भी 2s माइनस 1 बनेगा, तो ही आगे जाके हमारा काम बनता है। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि इधर भी 2s माइनस 1 बचे। देखो यहाँ पे हम क्या करें, -1 कॉमन लें। अगर हम -1 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 2s बचेगा, ठीक है सर, और यहाँ पर हो जाएगा -1। कैसे, अब इसको खोलो, अगर आपको डाउट होता है तो खोलो, इसका इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा -2s, कोई दिक्कत नहीं सर। अब फिर इसका इसमें गुणा करो, -1 गुणे -1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है सर, हम सही जा रहे हैं। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, देखो वहाँ पर 1 है, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा था तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं -1 गुणे -1। अब यहाँ तो अब इन -1 में ले, एक -1 हम यहाँ पे ले लिए, तो एक -1 यहाँ पे केवल बचा, तो एक -1 को मैंने यहाँ पे चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब देखो, अब यह एक पद है, यह एक पद है, इन दोनों पदों में अब देखो 2s माइनस 1 इसमें भी, 2s माइनस 1 इसमें भी। अब यहाँ पे हमने 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया। जब 2s माइनस 1 के कॉमन लेते ही इधर क्या बचाएगा, यहाँ पे 2s बच गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से 2s माइनस 1 ले तो यहाँ पर 2s बचेगा, और यहाँ से भी 2s माइनस 1 ले तो यहाँ पर -1 बचेगा, तो यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से इसका मान 0 होगा, तो मतलब कि यह कब होगा, या तो यह मान 0 के बराबर होगा, या तो यह वाला मान 0 के बराबर होगा। तो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, या इसको बराबर 0 कर दिया। यहाँ से 2s का मान निकला 1/2, यहाँ से s का मान निकला 1/2, मतलब कि s का 2 मान निकला, क्या है 1/2 और 1/2, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब एक बात बताओ, अब देखो अब हमने क्या किया समझ में आया, मतलब ये हमारा पहला मूल अल्फा है और ये हमारा दूसरा मूल बीटा है, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये सब क्या हो रहा है आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा अब इसी सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से लगाने का प्रयास करें तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम क्या करें, इसको हमें अकेला करना है। पूर्ण वर्ग विधि में ऐसे तो चलेगा, पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, यानी यहाँ पे केवल ऐसे स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा हम क्या करें, ये होगा कैसे, अगर हमें इसको हम 1 बना दें तो ये होगा कैसे, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। अच्छा जब हम इधर 4 से भाग दे रहे हैं समीकरण के, तो हमको इधर 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 से भाग दे दिया, यहाँ पे 4 से भाग दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा x² बचा, ठीक है। यहाँ पे 4 से भाग लग गया तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1 लिख दिया। यहाँ पे 4 से भाग लगा दिया तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, लिख दिया। उसके बाद फिर इधर 0/4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 के 0 रहेगा, कोई मान परिवर्तन नहीं, मतलब कि ये वाला मान को हम दूसरे रूप में लिख लिया, ठीक है। अब हमारा जैसा था वैसा हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम b/2 निकालें, b/2 निकालें तो मतलब x गुणांक बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। 1/2 हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 लिखने के बाद अब सिंपल वही बात, अब हम क्या करेंगे कोष्टक बनाएंगे, उसमें हम s लेंगे, फिर इस वाले चिन्ह के साथ माइनस लगा के b/2 हमने लिख दिया, फिर होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह लगा के जो हमने लिखा है उसी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा काम हो गया। उसके बाद फिर जो था उसको हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है। अच्छा अब हमारा यह स्क्वायर, अब हम इसको हम हल करेंगे, अब हमारे लिए इसको हल करना है, इसको हल करने के बाद हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो a² - b² से हमारा खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा जब आप इसको हल करोगे ना तो आप देखोगे, देखो 1/4 यहाँ पर -1/4 प्लस 1/4, ये तो पूरा कट गया, देखो 1/4 -1/4 प्लस 1/4, ये तो पूरा कट गया, क्या बचा s - 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं s - 1 क्वेश्चन में x - 1, और यही तो हमारा क्या था s - 1/2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हल करेंगे 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा x बराबर 1/2 और 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसी में अगर हम क्या करें, मूलों का योग करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने किया इसका जो मान है आधा 1 आ गया, और इधर -b/2 a का मान, इधर -b/a का मान निकाले तो इसका मान भी कितना आया 1 के आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अगर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमने लिख दिया 1/2 गुणे 1/2, और c/a का मान निकाले तो ये मतलब ये भी 1/4 आया और ये भी क्या है 1/4 ही आया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब सेम विधि से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको कर रहा है कि 6x² - 3 - 7x ऐसा दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले एक जो हमारा क्रम रहता है उसे भी लिखेंगे, देखो तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे ले लिए, तो 6x² - 3 - 7x - 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका क्या करें गुणा करें, क्या हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 6 × 18, यहाँ पर -3 मतलब हमारा कितना आ गया -18, ठीक है। अब हम -7 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने मतलब 18 को हम इन दो संख्याओं में ऐसा तोड़ें कि अगर उन दो संख्याओं का जोड़ या घटाव किया जाए तो -7 है और गुणा किया जाए तो 18 है, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो 9 और 2 में हमने तोड़ दिया,
9 और 2 में अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका जोड़ो -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। अच्छा माइनस हो जाएगा। अच्छा अगर हम इसका गुणा कर दें 9 दूनी 18, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 × 2 -18 आ जाएगा। यही तो है, मतलब कि हम अभी तक सही चला, ठीक है। तो इसको देखो हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। इस रूप में लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितना मैक्सिमम इन दो पद और इन दो पदों में कितना मैक्सिमम मिल रहा है, देखो इन दो पदों में हमारा 3x मैक्सिमम मिल रहा है। अगर 3x यहाँ से ली और 3x यहाँ से ली तो हमें यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब ना चाहो तो इसमें देखो, इसमें गुणा करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर -3, अब 9x में से अगर 3x दिया तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा भाई। 3 × 3x मतलब 9x। तो यहाँ पे अगर 3x बाहर आ गया तो यहाँ पे केवल 3 तो बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे हमने क्या किया, +1 कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे 2x - 3, तो यहाँ पे 2x - 3 तो बनना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसे ही बन रहा है, तो हमने यहाँ पर +1 कॉमन ले लिया। तो +1 कॉमन लेते 2x फिर -3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, अब देखो इस वाले पद में भी 2x - 3 है और इस वाले पद में भी 2x - 3 है। तो हमने क्या किया, 2x - 3 कॉमन ले लिया। 2x - 3 के कॉमन लेते ही इस वाले पद में क्या बच गया, 3x बच गया, और इस वाले पद में क्या बच गया, +1 बच गया। तो हमने वहां पे लिख दिया और हमारे यहाँ पर हल हो गया, और हमने इसको आराम से हमने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यह मान 0, यह मान 0, इसको हल करने के बाद इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, फिर 3 नीचे आएगा तो -1/3, इधर आएगा तो +3/2 और ये बनेगा हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा बीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो और -b/a का मान देखो, दोनों बराबर ही होगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान करेंगे तो c/a होता है, उन दोनों का मान में क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। तो हल करना है गुणनखंड, मतलब आपको यही थोड़ा सीखना पड़ेगा, कुछ कठिन नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ तो धीरे धीरे आपका होता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन का देखें, 4u² + 8u = 0। अब हर एक सवाल को कूद नहीं जाना है, इसमें देखो कि हमें अगर डायरेक्टली कॉमन मिल जा रहा है तो हम डायरेक्टली कॉमन ले लें, हमें गुणनखंड करने की जरूरत है क्या। देखो इसमें भी 4u है, देखो इसमें भी 4u है, इसमें भी u है, मतलब कि देखो अगर इन दोनों में से 4u कॉमन ले तो हमें मिल सकता है। देखो 4u अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल यहाँ पे केवल u बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब खोला है देखो 4u² + 4 दूनी 8u, कोई दिक्कत नहीं, यह बराबर 0। अब देखो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब देखो यह भी गुणा है, यह भी गुणा है, जब गुणा में आ गया तो अभी कैसे होगा, या तो यह 0 के बराबर होगा या तो यह 0 के बराबर होगा। अच्छा यह 0 के बराबर होते ही यह बराबर u बराबर 0 होगा, और यह बराबर 0 होते ही x बराबर मतलब u बराबर -2 आ गया। अच्छा ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अल्फा बीटा अब हमको पता है, ठीक है। हम क्या करें, मूलों का योग ज्ञात कर लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख के हल कर दो तो हमारा वही आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आता है। इधर एलएचएस भी रख के देख लो और एलएचएस भी रख लो, आपका उत्तर जो सेम ही आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो t² - 15। अच्छा अब देखो, अब इसको अलग विधि से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप किसी तरीके से आपको दो गुणनखंड में ऐसे तोड़ना है। अब तोड़ने का मतलब कोई तो हमको सूत्र वो बता दिया क्या, t² - 15²। लेकिन सर 15 का स्क्वायर तो हमको 15 का हम होल स्क्वायर कैसे बनाएं, 15 का वर्गमूल तो कुछ होता नहीं, तो हम क्या करें, 15 को तो हम √15 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा देखो अगर हम √15 का होल स्क्वायर लिख दें सर तो उसका मान तो 15 होता है। देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √15 गुणा √15 रूट हट जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे वहां पर, देखो इसको √15 का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसा कहीं भी संख्या अगर सिंगल संख्या है जो कि एकदम खुली है, अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है, अगर आप इसको होल स्क्वायर पता है तो आप लिख दो, अगर आपको मतलब अंडर रूट नहीं पता है तो आप अंडर रूट में लिखकर उसका होल स्क्वायर लिख दो। ओवरऑल देखो आपको होल स्क्वायर ही बनाना था, तो हमारा a² - b² बन गया। अच्छा a² - b² बनते ही a + b और a - b लिख दिया, जो कि सूत्र होता है, ठीक है। a + b और a - b हमने लिख दिया, ये हमारे 0 के बराबर है। तो यहाँ से अब देखो अब देखो दो कोष्टक में बन गया। अच्छा दो कोष्टक में बनते ही अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। इसको 0 के बराबर रखते ही t बराबर अल्फा बराबर t बराबर -15 और इसको 0 के बराबर रखते ही t बराबर 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी देखो हमको पता है, ए बी सी देखो b बराबर इसमें क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका देखो असली रूप क्या है, देखो ये है t² + 0 × t - 15, ठीक है। तो इसमें देखो a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर -15 है, कोई दिक्कत। ए बी सी आपको पता चल गया, बस अब उसी में आप क्या करो, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15 सब कुछ आपने रखकर अल्फा प्लस बीटा सत्यापित कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये हमने रखकर देखो LHS RHS दोनों क्या किया, अच्छे से हमने क्या किया, सत्यापित कर लिया, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन आपके पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करें, देखो हमारा छठा क्वेश्चन है।
अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने की सिंपल सी बात, अगर ऐसा दिया तो सबसे पहले इस रूप में लिख लो, उसके बाद इसका और इसका गुणा करो, कितना है 4 3 12 -12 है। अच्छा, अब -12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि इन मतलब दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर -12 है और जोड़ने घटाने पर -x है। ठीक है, तो हम क्या किया, हम ये किए उसको हम 4 और 3 में तोड़ दिए। 4 3 12 तो होता है, लेकिन इस प्रकार इसको तोड़ो, इस प्रकार चिन्ह लो कि -1 है। देखो हमने क्या किया, -4 + 3 ले लिया, तो -4 और +3 को अगर जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा क्या आने वाला है, -x आने वाला है, और इनका गुणा करने पर हमारा 12 आने वाला है, -12 आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ा, वही चीज इसको हमने ऐसे रहने दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, +3x - 4x। अच्छा सर एक बात बताओ, 4x को आगे लिख दे, 3x को पीछे लिख देते तो देखो हमने पिछले स्टेप में ऐसे ही किया था। लेकिन एक बात बताओ, देखो 4 इसके साथ अगर है तो इसमें देखो कॉमन ले लेंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। 3 है तो इसके साथ कॉमन आएगा, इसलिए हम इसको आगे पीछे कर दिए। ठीक है, अपन ऐसे समझदारी थे। ठीक है, अच्छा हमारा इसको हमने ऐसे उतार दिया। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों पद को लो और इन दोनों पद को लो। इन दोनों पद में हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 3x कॉमन ले तो क्या यहाँ से 3x मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया। अच्छा, तो यहाँ पे 3x हो गया, फिर x + 1 देखो, अच्छा 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, यहाँ पे अगर 3x यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा। तो x को हमने यहाँ छाप दिया प्लस चिन्ह के साथ। अगर यहाँ से 3x चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों खत्म, इनके स्थान पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को उठाओ। अब इन दोनों से देखो, अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर -4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर -4 कॉमन चल हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा। ठीक है, तो हमने x लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर -4 कॉमन ले तो यहाँ पे +1 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो x + 1 इसमें भी, x + 1 इसमें भी। अगर इसमें से देखो हमने x + 1 है, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया। अच्छा, जब इसमें से x + 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर केवल 3x बचा। ठीक है, तो 3x हमने उतार दिया। ठीक है, और इस वाले पद में क्या बचा, यहाँ से यह चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बचा, -4 बचा, तो 3x - 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, बस आपको यही सीखना है। देखो पहले बार है, समय लग सकता है, धीरे धीरे गुणनखंड थोड़ा सा टफ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हालांकि हमने इसका तोड़ भी आपको दे रखा है, आप उससे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इन सब सवालों को भी आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाओ। ठीक है, अच्छा इसको 0 के बराबर कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया, हल करते हैं। हमारे देखो x का मान हमें 4/3 मिला, फिर x का मान हमें -1 मिला, तो इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया, प्लस अल्फा + बीटा बराबर -v/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। हमने हल करके हमने जो भी हमारा था सत्यापन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो दूसरा क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन में जो था, जो पहला प्रश्न था, इसमें तो सारा आपका क्या था, इसमें सारा आपको हमने गुणनखंड करने का तरीका बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा था कि अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो आप सीख जाओ। वो जो तरीके हैं, वो जो देखो मैं आपको डायरेक्टली घोल कर पिला तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तरीका तो बता सकता हूँ। अगर आप उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो आप संख्या नहीं सोच पा रहे हो तो आप कम से कम उसे पूर्ववर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि से आप लगा तो सकते हो। ठीक है सर, अगर आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आके फंस गया तो आप लगा लोगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस किया तो लगा लोगे। ठीक है, अगर संख्या सोच लेता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज, किसी समीकरण को हल करके हमने दो उत्तर आते थे। पहले को हमने अल्फा नाम देते थे, दूसरा बीटा नाम देते थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको यह दिया है कि भाई आपके पास एक ऐसा समीकरण ज्ञात करो, मतलब उस समीकरण का ज्ञात करो जिनके मूलों का योग कितना है, 1/4 है, और मूलों का गुणनफल कितना है, -1 है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब हमको वो समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूलों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। ठीक है जी, अब देखो हमको उल्टा चलना है। इसमें देखो हमको मूल दे दिया, हालांकि इसमें हमें मूल भी नहीं दिया, हमें इसमें मूलों का योग और गुणनफल दे दिया। अब इनसे हमको क्या करना है, वो समीकरण ज्ञात करना है। तो अच्छा अगर ऐसा कुछ दे दिया तो इसको हमने इस सूत्र को डिराइव करवाया था। किस वीडियो में, पिछले वीडियो में, बेसिक वाले वीडियो में, हमने जो प्रश्नावली 2.1 वाला वीडियो है, इसमें मैंने इस सूत्र को डिराइव करवाया था। द्विघात के लिए भी डिराइव करवाया था और त्रिघात के लिए भी डिराइव करवाया था। ठीक है, अच्छा जब भी कभी आपको ऐसा दिया रहे अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, तो क्या होता है, x² माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद कर लिया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये हमारा सूत्र होता है। अब ये आया कैसे, ये देखो बहुत सिंपल आसानी विधि से मैंने लाया है। ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं इसमें रिवाइज नहीं करना चाहता। आप सबसे पहले जाकर पिछले वीडियो में देख लो, क्या हर वीडियो में एक ही चीज बताओ। ठीक है, ये हमारा सूत्र सिंपल, x² माइनस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। ठीक है, तो बस जहां पर योग है वहां पर योग वाला रख दो, यहाँ पर जहां पर गुणा है वहां पर गुणा रख दो। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर हमको योग ना देखा डायरेक्ट, अगर हमको समीकरण, अगर हमको मूल ही दे दिया होता, कि भाई कि एक समीकरण का मूल 4 और -6 है, वो समीकरण ज्ञात करो, तो मैं क्या करता, तो भी इसी से हो जाता। तो सबसे पहले क्या वो बस अगर योग दे, देखो इससे मेरा 2 फायदा, अगर योग दे दिया तो भी सही है, नहीं तो हमको अगर अलग अलग बताया तो और अच्छा है, तो हम वैसे भी निकाल लेंगे। अच्छा
देखो वही चीज हमने किया, क्या एक्स स्क्वायर माइनस इतना इतना हमने सब कुछ रख दिया। अच्छा, लेकिन देखो अभी तो वैसा लग नहीं रहा है, वैसा लगने के लिए हम क्या करें, 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4x² हो जाएगा, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और इधर 4 से गुणा करने की तो वो वाला 0 ही बनेगा, मतलब कि वो समीकरण हमारा क्या है, यह है। ठीक है, और यह आपके पेपर में आने ही वाला है 2 या 3 नंबर का, इसमें आप कभी डाउट मत रखना। ठीक है, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो सेम वही चीज, जो मूलों का योग और गुणनफल दिया, समीकरण पूछा, सिंपल, बस हमको ये रखना है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, बस सिंपल हमने वही रख दिया। यहाँ पर 3 आया तो हमने 3 से क्या किया, गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने के बाद ये 3x² होगा माइनस 3√2 हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में भी जो योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो हमने योग की जगह 0 रख दिया, गुणनफल की जगह रख दिया, यहाँ पर आएगा 0, हमारे हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो यह भी क्वेश्चन है, इसमें हमने जस्ट सेम वैसे रख दिया, हमारा ये समीकरण बन गया। उसी प्रकार देखो हमारा वही क्वेश्चन है, सेम वही चीज हमने क्या किया, वहां पर रख दिया, हमारा उत्तर बन गया। इसमें देखो 4 से गुणा कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बाकी जोड़ घटाना चेन का आप देख लो। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला। ठीक है, देखो इसमें योग दिया था, गुणनफल दिया, तो इसको हमने समीकरण से यहाँ पर गात केला, और इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली है, आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर 2 था, उस चैप्टर 2 को हमने खत्म कर दिया। अब अगर आपके सिलेबस में चैप्टर 2.3 है, चूंकि मैंने देखो चैप्टर 2.3 भी डालने वाला हूँ, चूंकि वो इसलिए डालने वाला हूँ कि उसमें भाग कैसे करते हैं वो बताया गया। ठीक है, मैं उसको डालूंगा, अगर आपको प्रश्नावली में है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, और गारंटी कि आपको उससे कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर 2 था वो खत्म कर दिया। देखो अब जो चैप्टर 4 का है, जो उसमें गुणनखंड वाला पोर्शन है, वो हमने इसी में कर लिया, मतलब कि जो चैप्टर 4 में है आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसमें आपको क्या करना है, बस आपको समीकरण बनाना सिखाना है। जैसे देखो ये बना समीकरण है ना, देखो क्या था, देखो ये बना समीकरण था, इसको हम क्या करें, हल कर रहे हैं। तो वैसे देखो ये तो गणित में दिया है, अब इसको हिंदी में दिया रहेगा। हिंदी में मतलब कैसे दिया रहेगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल और लंबाई, किसी वर्ग के लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल इतना है और ये फला है, तो भाई उसका वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ऐसा हिंदी में शब्द दिया रहेगा, उस हिंदी के शब्द से आप इसको गणितीय रूप में बनाएंगे, गणितीय रूप में बनाने के बाद आप उसे हल करने का सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। मेरा मुद्दा यह था कि मैं आपको तीनों विधि से हल करने का तरीका बता सकूं, जो कि मैंने पूरा प्रयास किया। आप इसे पूरा देखना, ठीक है, और अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसे 1-2 बार और देखना, समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छे से चलते रहो, देखो पढ़ते रहो, अब 10 में हो, बार बार करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म पे ध्यान दो, बाकी सब आगे अच्छा ही होगा। कभी ये मत सोचना कि नहीं मेरा गणित कमजोर है या ऐसा कुछ नहीं, बस आप एक बार क्रम से चलो तो सही। अभी देखो मैं आगे क्या क्या ला रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।